अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम अपने साइंस 2 के सेकेंड चैप्टर लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में हमारे लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। तो स्टूडेंट, मैं ये उम्मीद करूं कि आज के इस लेक्चर को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और साथ ही साथ, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कि आप लेक्चर सुनने के बाद टेक्स्ट बुक के पैराग्राफ को एक बार ज़रूर रीड कर लें। कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे बोलने के टाइम पे दिमाग से स्किप हो जाती है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको रीडिंग करके हासिल हो सकती है। तो स्टूडेंट, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे चैप्टर में क्या इन्फॉर्मेशन है। स्टूडेंट, इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 चैप्टर देख रहे हैं और जैसा कि इस चैप्टर में आप देख सकते हैं कि हमें 4 टॉपिक को क्लियर करना है। सबसे पहला टॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस, ये एक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा टॉपिक सम न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी, इसमें हम ये देखेंगे कि न्यूट्रिएंट से हमें किस टाइप के एनर्जी एफिशिएंसी कंप्लीट होती है। चौथा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेल डिवीजन अ लाइफ प्रोसेस। तो इन चारों टॉपिक को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। सबसे पहला टॉपिक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस, ये हमारे सामने है और आप देख सकते हैं कि इस पूरे टॉपिक में कंप्लीटली पैराग्राफ यूज़ किए गए हैं इस पूरे पेज पे। और दूसरा टॉपिक आपका यहाँ पे शुरू होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो स्टूडेंट, पहले पैराग्राफ की या पहले टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमें ये देखने में आता है कि ये कंप्लीट पैराग्राफ के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे एक्सप्लेनेशन के बाद ज़रूर टेक्स्ट बुक के थ्रू रीड करें कि कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे एक्सप्लेन करने के टाइम पे अगर मैंने उसे छोड़ दिया हूँ तो आप उसे ज़रूर पढ़ें। तो आइए अपने पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और मैं अपने तरीके से इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस। अब आपको सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि लाइफ प्रोसेस क्या चीज़ होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हम सब जानते हैं। लाइफ प्रोसेस के बारे में हमने अपने 9th स्टैंडर्ड में भी कुछ चैप्टर्स कवर किए थे। आज हम फिर एक बार लाइफ प्रोसेस को यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं और सोचते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या चीज़ है। तो बताइए, लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? जी बिल्कुल सही। जैसा कि आप लोगों ने सोचा कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी सस्टेन करती है या हम लिविंग कंडीशन में रहते हैं। तो उनमें से अगर मैं कुछ नाम आपको यहाँ बताना चाहूँ तो आप उसे याद कर सकते हैं। सबसे पहला नाम अगर मेरे दिमाग में जो इस वक्त आ रहा है वो है न्यूट्रिशन, एक लाइफ प्रोसेस। उसके बाद आप कह सकते हैं डाइजेशन प्रोसेस होता है। उसके बाद आप कह सकते हैं रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, एक्सक्रीशन प्रोसेस है और इसके अलावा भी बहुत सारे लाइफ प्रोसेस बॉडी के अंदर चलते हैं। तो स्टूडेंट, याद आ गया होगा आपको लाइफ प्रोसेस क्या चीज़ होती है। एक बार फिर, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ये सारे लाइफ प्रोसेस ही होते हैं। अब यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस के बीच में जो टॉपिक है, तो सोचिए इस टॉपिक के बारे में क्या होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको आगे जाने से पहले ये बता दूं कि अगर हम लिविंग हैं तो वो लाइफ प्रोसेस की वजह से ही है। समझ में आ रही है बात? अगर हमारी बॉडी के अंदर का कोई भी लाइफ प्रोसेस अगर स्टॉप हो जाए तो हम लिविंग नहीं रह सकते। जैसा कि अक्सर आपने देखा होगा कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्सक्रीशन के लिए डायलिसिस के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके किडनी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो बेकार हो गए होते हैं। अब उसी की वजह से एक्सक्रीशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता और उसके लिए हमें कंप्लीटली डायलिसिस के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। तो अगर हम डायलिसिस नहीं कराएंगे तो हमारा जो लाइफ स्पेन है वो ख़त्म हो जाएगा और हम मर जाएंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ प्रोसेस एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो लाइफ प्रोसेस है और लाइफ प्रोसेस है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। समझ में आ रहा है? अगर हम लिविंग है तो हमारे अंदर लाइफ प्रोसेस चलते रहते हैं और अगर हमारी डेथ हो गई है तो वही लाइफ प्रोसेस ख़त्म हो जाते हैं। और अगर कोई लाइफ प्रोसेस ख़त्म हो जाए पहले हमारे लिविंग होते हुए तो समझना कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म होने वाला है। समझ में आ रही है बात? तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। आइए इसके साथ ही साथ देखते हैं कि यहाँ पर
और क्या इन्फॉर्मेशन है। अब तक मैंने जो कुछ भी बताया वो मैंने अपने तरीके से आपको खाली एक टॉपिक को शुरू करने से पहले एक कॉम्पोजिशन टाइप का कुछ स्टेटमेंट आपको मैंने दिए थे। आइए देखते हैं कि हमारे पास जो भी लाइफ प्रोसेस हैं या बॉडी को सस्टेन करने के लिए हम जो भी लाइफ प्रोसेस के नाम यहाँ पे अभी सुने थे, उन सारे लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यूसली परफॉर्म करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बताइए। सही है, बिल्कुल सही, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट एनर्जी हम बॉडी का कोई भी काम नहीं कर सकते। सिंगल यूनिट ऑफ वर्क भी हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे विदाउट एनी एनर्जी। तो स्टूडेंट, आपने जैसा कि देखा कि लाइफ प्रोसेस सर्वाइविंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से उन सारे लाइफ प्रोसेस को अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कंटिन्यूसली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब स्टूडेंट, आप ये सोच रहे होंगे कि अगर उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हम न्यूट्रिशन प्रोसेस करते हैं उसके थ्रू जो भी हम फूड स्टफ खाते हैं उनसे हमें एनर्जी मिल सकती है। सही, फूड स्टफ के थ्रू हमें एनर्जी मिल सकती है। तो आइए मैं आपको ये बता दूं कि जो भी फूड स्टफ हम यूज़ करते हैं अपने फूड के फॉर्म में, उनमें से सबसे पहले हमें 5 न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिसे हम न्यूट्रिशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट करते हैं। अब आप कुछ भी फूड खाइए, उसमें से कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल, ये 5 न्यूट्रिएंट्स हमको मिलते हैं। अगर आप इसमें छठा वाला इंक्लूड करना चाहें तो आप वाटर को इंक्लूड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान में रखिए, आप कोई भी खाना खाएंगे आपको ये 5 न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। इन 5 न्यूट्रिएंट्स को मैं कुछ इस तरह से डिवाइड करता हूँ कि इनमें से हम कुछ न्यूट्रिएंट्स को बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स को हम एनर्जी गिविंग के फॉर्म में यूज़ करते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग के लिए यूज़ होते हैं। आइए देखते हैं इनमें से कौन किस फंक्शन के लिए यूज़ होता है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मैंने स्लाइड का यूज़ नहीं किया है, इसलिए आप मेरे स्टेटमेंट को ही ध्यान से सुनिए। जैसा कि मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट एंड फैट और प्रोटीन्स के बारे में बताया, तो स्टूडेंट ये 3 जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, ये एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में यूज़ होते हैं। फिर से नाम सुनिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स में। उसके बाद जो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्पेशली प्रोटीन होता है जो बॉडी की ग्रोथ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद बचे हुए 2 न्यूट्रिएंट्स यानी कि मिनरल्स और विटामिन्स, ये हमारी बॉडी के मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ वाटर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, उसे आप नहीं भूल सकते। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने अभी देखा, हमने अपने न्यूट्रिएंट्स को उनके फंक्शन के हिसाब से डिवाइड कर दिया। अब हम अपने पिछले टॉपिक पे फिर आते हैं और मैंने आपको कहा था कि बॉडी के अंदर जितने भी लाइफ प्रोसेस कंटिन्यूसली वर्किंग करते रहते हैं, इन सभी को कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और हम अब ये जान चुके हैं कि एनर्जी गिविंग सब्सटेंस कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन से हमें एनर्जी मिल सकती है। तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि हमने फूड स्टफ को अपने स्टमक में एंटर किया और फटाफट एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाता है? तो ऐसा नहीं है। हम जब फूड स्टफ को एंटर करते हैं माउथ के थ्रू, वहाँ से डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है और डाइजेशन के थ्रू हम न्यूट्रिएंट्स को सेपरेट करते हैं। अब उसी न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स को हम सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए सर्कुलेशन प्रोसेस के थ्रू सेल के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। तो क्या सिर्फ फूड स्टफ को एंटर कर लिए, कार्बोहाइड्रेट मिल गया हमें और फैट मिल गया, प्रोटीन मिल गया, तो इससे क्या हम एनर्जी को क्रिएट कर लेंगे, एनर्जी को प्रोड्यूस कर लेंगे? नहीं। आपको मैं ये भी बता दूं कि विदाउट ऑक्सीजन हम एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो आपने देखा कि किस तरह से लाइफ प्रोसेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। हमने डाइजेशन तो प्रोसेस कर लिया और रेस्पिरेशन के थ्रू जिनसे हमें एनर्जी मिलेगा उन सारे न्यूट्रिएंट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स को हमने सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए कहाँ पहुँचा दिया? सेल के अंदर पहुँचा दिया। लेकिन उनके अकेले पहुँचने से हमें एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा। एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू मिलता है। तो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ कि
लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए या कंटिन्यूसली अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन से मिलेगी। इन सारे न्यूट्रिएंट्स को हम सर्कुलेशन प्रोसेस के थ्रू सेल के अंदर पहुंचाते हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आप ये मत भूलिएगा कि इन सभी के लिए हमें ऑक्सीजन की भी बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। अब ऑक्सीजन भी सर्कुलेशन प्रोसेस के थ्रू सेल के अंदर पहुंचाया जाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ तक आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा कि किस तरह से लाइफ प्रोसेस को एनर्जी मिल सकती है। यानी कि लाइफ प्रोसेस को एनर्जी देने के लिए हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन्स हैं, और साथ ही साथ हम ऑक्सीजन का भी यूज़ करते हैं। इन सभी को हम सर्कुलेशन प्रोसेस के थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए सेल के अंदर पहुंचाएंगे, और पहुंचाने के बाद वहाँ पे बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं। उन केमिकल प्रोसेस को हम अपने अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। उसी केमिकल प्रोसेस के रिजल्ट में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, और फिर बाद में हम उन एनर्जी को अपनी नीड्स के हिसाब से और लाइफ प्रोसेस की नीड के हिसाब से यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली कि हमें एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का यूज़ ज़्यादा करना पड़ता है। वो इसलिए कि स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जैसे कि मैं बता दूं आपको कि प्रोटीन के 1 ग्राम से 9 किलो कैलोरी भी प्रोडक्शन होता है। तो हमें प्रोटीन का यूज़ करना चाहिए, लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रोटीन की क्वांटिटी हमारे फूड में कम होती है, और कार्बोहाइड्रेट, जिन फूड स्टफ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। इसलिए बेसिकली हमारी बॉडी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करती है। अब हम ये भी देखते हैं कि वो कौन से फूड स्टफ है जिनके थ्रू हमें कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। इस वक्त आप अपने पेज के लास्ट वाले पैराग्राफ में इन फूड स्टफ का नाम देख सकते हैं, जैसे कि मिल्क है, फ्रूट्स, जैगरी, शुगर केन, वेजिटेबल, पोटैटो, स्वीट मीट्स एंड सेरेल्स लाइक व्हीट, मेज, रागी, जवार और राइस एक्सेट्रा। इन सारे फूड स्टफ से हमें कार्बोहाइड्रेट का गेन हो सकता है। अब वो कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि पहले मैंने बताया, एक बार वो डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट होगा इनसे, और सेपरेट होने के बाद सर्कुलेशन प्रोसेस के थ्रू कहाँ जाएगा? सेल में। किस लिए जाएगा? एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए। क्या वो अकेले प्रोडक्शन कर सकता है? नहीं, उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमें कैसे मिलेगा? बिल्कुल सही, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू हम एक्सटर्नल सराउंडिंग से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। इनहेलेशन के बाद वो ब्लड में मिक्स होने के बाद वो सर्कुलेशन प्रोसेस के थ्रू कहाँ पहुँचेगा? सेल में। सेल में पहले से कौन प्रेजेंट है? बोलिए, कार्बोहाइड्रेट। अब कौन पहुँच गया? ऑक्सीजन। अब इनके बीच में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसे हम अपने अगले टॉपिक में देखेंगे, और उन्हीं केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होगा? एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो स्टूडेंट, मैं ये उम्मीद करूं कि पहले पेज पे जो इन्फॉर्मेशन थी उसे मैंने अपने एक्सप्लेनेशन में कंप्लीट कवर किया है। आप इसे ज़रूर रीड करिएगा। आइए हम अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव होते हैं। तो स्टूडेंट, आप अपने अगले टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन की तरफ मूव हो चुके हैं, और इस वक्त आप उसे अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। ज़रूरी है भाई, विदाउट एनर्जी प्रोडक्शन हम लिविंग कैसे रहेंगे? क्योंकि जितने भी फंक्शन होते हैं बॉडी के लिए को सर्वाइव करने के लिए, उनके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की। तो हम देखते हैं कि कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो मैं यहाँ आपको फर्स्ट पैराग्राफ की इन्फॉर्मेशन के बेस पे ये बता दूँ कि हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह के रेस्पिरेशन होते हैं। याद है आपको 2 तरह के रेस्पिरेशन? एक तो हमने 9th में डिटेल पढ़ा है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और वो हम सब जानते हैं, जिसमें हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस करते हैं और ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर मिक्स करते हैं, जिसे बॉडी लेवल रेस्पिरेशन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा रेस्पिरेशन होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसे मैंने प्रीवियस टॉपिक में कई बार यूज़ किया। तो 2 तरह के रेस्पिरेशन, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम बॉडी लेवल रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं, और इंटरनल रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह से इंटरनल रेस्पिरेशन को हम यूज़ करके एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप एक इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि बेसिकली हम एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा यूज़ करते हैं।
तो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे जो पैराग्राफ देख रहे हैं इसमें आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरह से उसे यूज़ किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करके हम एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं और वो एनर्जी का प्रोडक्शन ATP मॉलिक्यूल के फॉर्म में होती है जिसे हम सेल्स में स्टोर करते हैं फॉर द फ्यूचर यूज़। अब मैं आपको ये बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे फॉर्म होते हैं जिसमें से हम ग्लूकोज का यूज़ करते हैं और उसे स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज करके हम एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे अंदर दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एक एक्सटर्नल तो आप जानते ही और इंटरनल आज आप सुन चुके होंगे कि इंटरनल रेस्पिरेशन हम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वो भी 2 मेथड में होता है। अब आप सेलुलर रेस्पिरेशन के 2 मेथड ध्यान से सुनिएगा कि एक वो मेथड होता है जिसमें रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ होता है, यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, और एक ऐसा भी मेथड होता है जिसे हम ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। आइए इनके नाम देख लेते हैं। उन 2 मेथड में सबसे पहला वाला मेथड एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, और दूसरा मेथड है एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने एक और नई इन्फॉर्मेशन गेन की कि ग्लूकोज को स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में और एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं ATP मॉलिक्यूल के फॉर्म में, और उसे हम अपने सेल्स में स्टोर करते हैं फॉर द फ्यूचर यूज़ ऑफ एनर्जी। और इसी सेलुलर रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। मैं फिर नाम बता दूं, एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होगा, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। यहाँ हम सबसे पहले एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस समझेंगे, और आइए ये देखते हैं कि किस तरह से ग्लूकोज को एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीडाइज करके एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपको मैं ये बता दूं कि एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि विथ ऑक्सीजन वाला जो रेस्पिरेशन है उसके लिए जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमें 3 स्टेप को पढ़ना होगा और समझना होगा। उन 3 स्टेप में एक तो आप सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरे का नाम मैं आपको बता दूं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और तीसरे का नाम आप नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन के नाम से आप इसे जानेंगे। एक बार फिर इन 3 स्टेप के नाम आप सुन लीजिए। सबसे पहला ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन। आइए हम इन 3 स्टेप को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हैं और देखते हैं कि इनमें किस तरह से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले, डेट इज़ ग्लाइकोलाइसिस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसे EMP पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। EMP। अब आप सोच रहे होंगे कि ये EMP का नाम कैसे पड़ा। तो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट का ग्रुप था उसमें 3 साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा फेमस थे। एक एम्डन, E फॉर एम्डन, उसके बाद मेयरहॉफ और तीसरा पार्नस। इन 3 साइंटिस्ट के नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट को कंबाइन करके EMP पाथवे के नाम से ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को जानते हैं। यानी एग्जाम में अगर आपको ग्लाइकोलाइसिस की जगह पे EMP पाथवे के बारे में क्वेश्चन पूछे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ग्लाइकोलाइसिस और EMP पाथवे बोथ आर सेम। समझ में आ गया? और कैसे इसका नाम रखा गया है वो भी मैंने आपको बता दिया कि 3 साइंटिस्ट थे और उनके कुछ कलीग्स थे जिन्होंने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था, और उनका नाम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है एम्डन का E, मेयरहॉफ का M और पार्नस का P, इनको कंबाइन करके EMP पाथवे के नाम से भी इसे जानते हैं। ग्लाइकोलाइसिस स्टेप नंबर 1 शॉर्टकट मेथड में अगर कोई आपसे ग्लाइकोलाइसिस पूछता है तो मैं आपको ये बता दूं कि उसे आप कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक्चुअल में ग्लाइकोलाइसिस का डेफिनेशन आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, और ये भी बता दूं कि जितने शॉर्ट में पैराग्राफ में आप यहाँ उसको देख रहे हैं वो प्रोसेस इतना शॉर्ट नहीं होता। हमारे टेक्स्ट बुक में इसकी बहुत ही शॉर्टकट में दी गई है।
इसको कंप्लीट जैसे जैसे आप हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे और अगर आप 10th के बाद साइंस को स्टडी करेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में आप और आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल हमारी बुक में जितनी इन्फॉर्मेशन है हम उतनी गेन करते हैं और कोशिश करेंगे कि और भी ज़्यादा समझ सकें। तो स्टूडेंट, मैं आपको ये बता रहा था कि ग्लाइकोलाइसिस को किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं अपने तौर पर उसे डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल होता है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। सुने ना, हम किसका यूज़ करते थे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए? कार्बोहाइड्रेट को। तो कार्बोहाइड्रेट का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो C6H12O6 होता है। फिर से सुनिए, C6H12O6 होता है। अब इसी कार्बोहाइड्रेट को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो किसका प्रोडक्शन होता है? एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। लेकिन एनर्जी का तो एक ही स्टेप में तो होता नहीं है, हमने 3 स्टेप पढ़े हैं। ग्लाइकोलाइसिस है, उसके बाद ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है और तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन है। इन तीनों प्रोसेस से कंप्लीट होने के बाद ही एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस कौन सा प्रोसेस है? ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप ज़रूर है लेकिन यह कंप्लीट नहीं होता। तो EMP पाथवे और ग्लाइकोलाइसिस में हम 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल होता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, उसे हम 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं और एक्चुअल में इसी पूरे कन्वर्जन का नाम ग्लाइकोलाइसिस है या EMP पाथवे आप कह सकते हो। तो एक बार फिर से सुनिए, ग्लाइकोलाइसिस इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब 6 कार्बन मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट होता है और 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा उसका नाम आप ध्यान से सुनिए, पायरुविक एसिड उसे कहा जाता है। सुने ना, और वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में दिख भी जाएगा। तो ग्लाइकोलाइसिस इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज पायरुविक एसिड। और साथ में और भी कुछ मॉलिक्यूल हमें गेन होते हैं। तो अब स्टूडेंट आइए ग्लाइकोलाइसिस को स्टार्ट कर देते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में हम कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं और इसी ऑक्सीडेशन के टाइम पे 6 कार्बन का जो ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू केमिकल रिएक्शन से होते हुए पायरुविक एसिड नाम का एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाता है। साथ में ATP के मॉलिक्यूल भी हासिल होते हैं और NADH2 और वाटर भी फॉर्म होता है। तो फिर मैं आपको बता दूं, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में जो कि साइटोप्लाज्म में होता है और वहाँ पर हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं और इस प्रोसेस में हमारे पास ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो करके पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल देगा, ATP के 2 मॉलिक्यूल देगा, NADH2 के भी 2 मॉलिक्यूल हमें फॉर्म करके मिलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, किसका यूज़ किया? ग्लूकोज का यूज़ किया। कहाँ पर हो रहा है प्रोसेस? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। क्या हुआ? ग्लूकोज को स्टेप बाय स्टेप हमने ऑक्सीडाइज किया। ऑक्सीडाइज करने की वजह से वहाँ पर हमें 2 मॉलिक्यूल मिले। किसके 2 मॉलिक्यूल मिले? पायरुविक एसिड के, जो कि 3 कार्बन का एक कंपाउंड होता है, ATP के 2 मॉलिक्यूल मिले और NADH2 के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। साथ में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी फॉर्म होता है। अब इसे शॉर्ट में आप याद रखोगे कि हमने ग्लूकोज से क्या कन्वर्ट कर लिया? पायरुविक एसिड, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखें तो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म इन दिस प्रोसेस आर कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A। तो पहले प्रोसेस में ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो हमें पायरुविक एसिड मिला है, उसी प्रोसेस में ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ही हम इसे एक एंजाइम में कन्वर्ट करेंगे और वो 3 कार्बन का जो पायरुविक एसिड था उसका कन्वर्जन होता है एसिटिल कोएंजाइम A और सारा प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस में ही हो रहा है। और एसिटिल कोएंजाइम A नाम का जो एंजाइम बनता है उसके साथ ही हमें 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं NADH2 के और 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के भी प्रोड्यूस होते हैं। तो ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से ग्लाइकोलाइसिस का यहाँ पर दिया गया है। तो स्टूडेंट, ग्लाइकोलाइसिस या EMP पाथवे को हम शॉर्टकट में याद रख सकते हैं कि 6 कार्बन के ग्लूकोज से 3 कार्बन के पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, साथ में बाई प्रोडक्ट भी मिले और उस 3 कार्बन के पायरुविक एसिड को हमने एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर हमारी टेक्स्ट बुक के हिसाब से ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होता है, जिसे EMP पाथवे के नाम से भी जानते हैं। अब स्टूडेंट, हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज होने वाला दूसरा स्टेप आपके सामने टेक्स्ट बुक में ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से है।
इसका मैं बहुत ही फेमस नाम आपको बता दूं, इसे क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जाना जाता है और एक्चुअल में ये क्रेब्स साइकिल के नाम से ही ज़्यादा फेमस है। इसे क्वेश्चन में भी क्रेब्स साइकिल के नाम से ही पूछा जाता है और आगे की हायर स्टैंडर्ड में भी क्रेब्स साइकिल ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब स्टूडेंट मैं आपको ये भी बता दूं कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या जो क्रेब्स साइकिल है उसका नाम क्रेब्स साइकिल कैसे पड़ा। तो आप सब जानते हैं कि साइंस में जो साइंटिस्ट उसके पीछे वर्क करते हैं, जो अपना मेहनत करते हैं और अपना दिमाग लगाते हैं, उनके काम को, उनकी मेहनत को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए, हॉनर करने के लिए, उनको इज्जत देने के लिए हम उनके नाम को यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को एक साइंटिस्ट सर हैंस क्रेब ने डिस्कवर किया था और उन्हीं के रिस्पेक्ट में हम इस साइकिल को क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं। इस काम के लिए आगे चल कर के उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ठीक है, आइए हम क्रेब्स साइकिल देखते हैं। यहाँ स्टूडेंट क्रेब्स साइकिल को शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि क्रेब्स साइकिल की जितनी इन्फॉर्मेशन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं पैराग्राफ के फॉर्म में, वो बहुत ही शॉर्ट है। हम जैसे जैसे हायर स्टडीज़ में जाएंगे क्रेब्स साइकिल का कंप्लीट रिएक्शन देखने मिलता है। यहाँ के 4 लाइन के अंदर उसका प्रोसेस बहुत ही शॉर्टकट में समझाया गया है। आइए देखते हैं। क्रेब्स साइकिल कंप्लीटली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है या उसका जो प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है और ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में जो एसिटिल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस हुआ था, वो दोनों भी मॉलिक्यूल एसिटिल कोएंजाइम ए के वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेंगे और जो भी साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल का होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। ध्यान से सुनिएगा। अब उसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ये चेन रिएक्शन चलते हैं या ये साइक्लिक रिएक्शन चलता है तो एसिटिल कोएंजाइम ए का एसिटिल नाम का जो पार्ट है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उसके थ्रू कुछ मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होता है जिसे हम यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NaDH2 और FADH2 के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। तो ये था आपका क्रेब्स साइकिल। एक बार फिर आप ध्यान से सुनिएगा। क्रेब्स साइकिल इज कंप्लीटली ऑपरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलाइसिस इज कंप्लीटली ऑपरेटेड इन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस में हमने 6 कार्बन का मॉलिक्यूल यूज़ किए थे, उसे कन्वर्ट किए थे पायरुविक एसिड के 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में और ATP और NaDH2 के मॉलिक्यूल और वाटर भी फॉर्म हुआ था। अब उसी पायरुविक एसिड को ग्लाइकोलाइसिस में हमने आगे फर्दर प्रोसेस में डाल करके एसिटिल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन किया था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह को रिलीज किया था। अब वो एसिटिल कोएंजाइम ए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस में माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा और वहाँ पर उन पर कंप्लीटली क्रेब्स साइकिल के सारे प्रोसेस ऑपरेट होते हैं। क्रेब्स साइकिल जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में स्टार्ट होता है तो एसिटिल कोएंजाइम ए का पार्ट, एसिटिल नाम का जो कंपाउंड होगा वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा और उसी साइक्लिकल प्रोसेस के थ्रू वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NaDH2 और FADH2 के मॉलिक्यूल प्रेजेंट या प्रोड्यूस होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्रेब्स साइकिल शॉर्ट में समझ में आया होगा। हम ये सारे स्टेप ग्लाइकोलाइसिस या ये जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, इन सारे स्टेप को हम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। अब तक एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हुआ। हाँ, ग्लाइकोलाइसिस में कुछ थोड़े बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ था स्टेप नंबर 1 में ATP के फॉर्म में, लेकिन वो ATP के फॉर्म में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम यूज़ कर लेते हैं फर्दर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, यानी वो रिलीज़ नहीं होने पाती। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ये चीज़ें नहीं दी हैं। जब आप प्रोसेस को कम्प्लीटली पढ़ोगे आगे के क्लासेस में तब आपको समझ में आएगा कि ग्लाइकोलाइसिस में जो थोड़ी बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे यूज़ कर लिया जाता है फर्दर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो आइए अब हम इन ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हम अपने तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन, और आप उसे यहाँ पर देख सकते हैं। स्क्रीन पे आप माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम भी देख रहे हैं और अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारा थर्ड वाला स्टेप जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन, इसमें क्या होता है। थर्ड वाले स्टेप में हम इसके प्रीवियस वाले स्टेप दैट इज़ क्रेब्स साइकिल में जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए थे, किसके मॉलिक्यूल, NaDH2,
FADH2 के जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए थे, इसे हम अपने थर्ड वाले स्टेप में यूज़ करेंगे और ये दोनों मॉलिक्यूल्स थर्ड वाले स्टेप में पार्टिसिपेट करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन का हिस्सा बनते हैं और इसी रिएक्शन के प्रोसेस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन के प्रोसेस में, वहाँ पर हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है। मैं आपको बता दूं कि जो NADH2 का जो मॉलिक्यूल होता है वो हमारे थर्ड वाले स्टेप में प्रोसेस में कंबाइन होकर के हमें 3 मॉलिक्यूल देता है ATP के, और ATP हम जानते हैं कि वो एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल होते हैं। तो NADH2 के एक मॉलिक्यूल से हमें तीसरे स्टेप में क्या मिलता है, ATP के 3 मॉलिक्यूल, और FADH2 के एक मॉलिक्यूल से हमें ATP के 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं स्टेप नंबर 3 में, और साथ में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी प्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होती है। तो थर्ड वाले स्टेप में हमें इतना ही याद रखना है कि जो मॉलिक्यूल स्टेप नंबर 2 दैट इज क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस हुए थे, NADH2, FADH2, इनका यूज़ हमने थर्ड वाले स्टेप में किया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में, और जब इस रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं तो ये अपने अपने मॉलिक्यूल से कंप्लीटली रिएक्शन में जाने के बाद ATP के मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करते हैं। और हमने देखा कि NADH2 के एक मॉलिक्यूल से 3 ATP के मॉलिक्यूल मिलते हैं और FADH2 के एक मॉलिक्यूल से 2 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, साथ में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी प्रोड्यूस होता है। और ये सारा प्रोसेस कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही चलता है। ध्यान रहे, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हुआ था, साइटोप्लाज्म में हुआ था। बाकी के 2 प्रोसेस कहाँ हो रहे हैं, क्रेब्स साइकिल और ये थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट ATP के मॉलिक्यूल हमें माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होते हुए दिख सकते हैं, और साथ में जो दूसरे बाई प्रोडक्ट बने हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये भी प्रोड्यूस होते हैं, और इस तरह से हमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ATP के फॉर्म में एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ है मॉलिक्यूल के फॉर्म में। आइए देखते हैं कि उन मॉलिक्यूल से एनर्जी मिलती कैसे है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे NADH2 और FADH2 के जो मॉलिक्यूल्स आप देख रहे थे उनके नाम भी पढ़ सकते हैं। निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये NADH2 है, और FADH2 का नाम फ्लेविन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड के नाम से हम इसे जानते हैं। स्टूडेंट ATP का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के नाम से होता है, और मैं ये भी बता दूं कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जैसा कि आप इसका नाम देख रहे हैं, इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप एक दूसरे से लिंक होते हैं और उसी फॉस्फेट ग्रुप में एनर्जी स्टोर होती है। जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उन फॉस्फेट ग्रुप को ब्रेक करते हैं, और ब्रेक होने के बाद वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। तो आप नीचे वाले रिएक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि एक पूरा डायग्रामेटिक रिएक्शन का प्रेजेंटेशन किया गया है यहाँ पर, और इसी रिएक्शन से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ATP के मॉलिक्यूल से हमें एनर्जी मिलती है। तो जैसा कि हम इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ATP का जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर नाइट्रोजीनियस बेस एडेनाइन भी होता है, राइबोज भी प्रेजेंट होता है, और फॉस्फेट के जो ग्रुप हैं वो 3 फॉस्फेट के ग्रुप एक दूसरे से बॉन्ड के थ्रू लिंक होते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फॉस्फेट बॉन्ड्स विथ मोर एनर्जी, और जब हमें उन एनर्जी को यूज़ करना होता है तो हम फॉस्फेट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने की वजह से वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ATP जो होते हैं वो हमारे एनर्जी के सेल होते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ज़रूरत के हिसाब से हम उनमें से फॉस्फेट बॉन्ड को ब्रेक करके एनर्जी को गेन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये उम्मीद करूं कि आपको ये फाइनली समझ में आया होगा कि किस तरह से हम अपने लाइफ प्रोसेस के लिए, जो हमारे चैप्टर का नाम है ना लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। और कौन से मेथड के थ्रू था, ये था एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें हमने ऑक्सीजन का यूज़ किया था। समझ में आ रही है बात? तो स्टूडेंट, मैं एक बार आप लोगों को फिर ये बता दूं कि हम यहाँ पर अब तक जो भी प्रोसेस पढ़े हैं हमारा वो ये था कि लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी का प्रोडक्शन सेलुलर लेवल पर कैसे होता है। तो उसे हमने 3 स्टेप में पढ़ा। सबसे पहला ग्लाइकोलाइसिस, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, EMP पाथवे के नाम से भी जानते हैं। दूसरा स्टेप नंबर 2 बोलिए, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे हम क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन।
इसी 3 स्टेप का यूज़ करके हमने सेलुलर लेवल के ऊपर एनर्जी का प्रोडक्शन किया और वो एनर्जी हमें एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में सेल में स्टोर होती है। फिर हमने एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू देखा कि उसी एटीपी मॉलिक्यूल में फॉस्फेट बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके हम एनर्जी को रिलीज़ कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको ये बता दूं कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो आपको एनर्जी देने वाले 3 न्यूट्रिएंट्स के बारे में के नाम बताए थे। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, जिसका यूज़ करके हमने इतना लंबा प्रोसेस अभी पढ़ा, 3 स्टेप पढ़े। दूसरा क्या था? हाँ बोलिए, फैट। और तीसरा क्या था? प्रोटीन। तो हमने उन दोनों के बारे में तो नहीं पढ़ा ना। हमने यहाँ जो प्रोसेस देखा वो कार्बोहाइड्रेट डेट इज ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी का प्रोडक्शन देखा यूजिंग 3 स्टेप। अब यहाँ मैं आपको शॉर्टकट में ये भी बता दूँ कि बाकी के दोनों न्यूट्रिएंट्स डेट इज फैट और प्रोटीन का भी ऑलमोस्ट ऐसा ही प्रोसेस होता है। बस यहाँ पर स्टार्टिंग में एक डिफरेंस ये होता है कि जो फैट होते हैं सबसे पहले वो एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए हम उसे कन्वर्ट करते हैं, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं और प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। फिर वो फैटी एसिड और एमिनो एसिड एसिटिल कोएंजाइम A के एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं। और वो कहाँ हुआ था स्टूडेंट? याद होगा आपको, वो कहाँ हुआ था? ग्लाइकोलाइसिस में हुआ था। तो इतना ही चेंज है कि ग्लूकोज को कैसा होता है कि डायरेक्टली पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये जो होते हैं कौन? फैट और कौन? प्रोटीन्स। इनको सबसे पहले फैट से फैटी एसिड में कन्वर्ट किया जाता है और प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। फिर इनसे एसिटिल कोएंजाइम A का प्रोडक्शन ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप नंबर 1 में होता है। और फिर आगे का जो प्रोसेस है, एक बार एसिटिल कोएंजाइम A प्रोड्यूस हो गया तो हम सब जानते हैं कि वो क्रेब्स साइकिल में माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगा और बाकी का प्रोसेस सेम होता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि हमने तीनों न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट का तो डिटेल पढ़ा, उसके बाद शॉर्टकट में अभी मैंने आपको फैट का और प्रोटीन का भी प्रोसेस समझा दिया। तो अब स्टूडेंट, मैं यहाँ पर अपने एक्सप्लेनेशन को एंड करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आपको एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू ऑक्सीजन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन कैसे परफॉर्म होता है। स्टूडेंट, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे फ्लो चार्ट देख रहे हैं और ये फ्लो चार्ट एरोबिक रेस्पिरेशन का है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का है। एरोबिक रेस्पिरेशन को तो अभी हमने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ फिनिश किया है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वो उसके थ्रू किस तरह से क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से होते हुए हम एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। अगर हम राइट हैंड साइड पे ग्रीन कलर में एनएरोबिक रेस्पिरेशन को देखेंगे, उसके फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एनएरोबिक रेस्पिरेशन यूज़ होता है और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। मैं आपको ये बता दूं कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन का यूज़ तो नहीं करते, इसलिए यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन बहुत कम होता है। बेसिकली ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसी के साथ साथ कुछ हायर एनिमल्स और प्लांट्स भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन का यूज़ करते हैं फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। तो आइए, जिस तरह से हमने यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 स्टेप देखे थे, यहाँ मैं आपको सिर्फ 2 स्टेप बताऊँगा फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। सबसे पहला प्रोसेस या स्टेप नंबर 1 वही है जो हमारा पहला वाला था, ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा स्टेप नंबर 2 फर्मेंटेशन का है। तो यहाँ आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। हमारे 3 स्टेप थे, किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक में कितने स्टेप हैं? 2। कौन से 2? ग्लाइकोलाइसिस जो पहले वाले से मैच करता है। दूसरा स्टेप नंबर 2 कौन सा है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के बाद उसमें बहुत सारे कुछ अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं और फिर उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, दोनों स्टेप को हम यहाँ फ्लो चार्ट में समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम ग्लूकोज को यूज़ करते हैं और ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू किस में कन्वर्ट करेंगे? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में हुआ था। तो ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप नंबर 1 एरोबिक में भी और एनएरोबिक में भी कॉमन है। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये पायरुविक एसिड स्टेप नंबर 2 में जाएगा और वो होगा फर्मेंटेशन का प्रोसेस। फर्मेंटेशन के प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि अल्कोहल और लैक्टिक एसिड और डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रोड्यूस होते हैं और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट, इस फ्लो चार्ट को देख करके हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग
प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। अगर हम ईस्ट की बात करें तो फर्मेंटेशन के स्टेप नंबर 2 में वो अल्कोहल को प्रोड्यूस करता है। अगर हम वेरियस माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, साथ में एनर्जी का अमाउंट बहुत कम होता है। और अगर हम ह्यूमन मसल्स की बात करें, हम भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, उसमें हम लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं और फिर वो ह्यूमन मसल्स में उसका यूज़ होता है और इसीलिए हमें थकन सी महसूस होती है। उसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या हम रनिंग करते हैं तो हमारे मसल्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन का यूज़ करते हैं और एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। अब हम सब जानते हैं कि एनएरोबिक में एनर्जी का प्रोडक्शन कम होता है और साथ में हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, जो वो एक्यूमुलेट होने के साथ, मसल्स में एक्यूमुलेट होने के साथ हमें थोड़ा सी टायर्डनेस फील होता है। तो यही रीज़न है टायर्डनेस होने का, यानी कि एक तो एनर्जी का कम प्रोडक्शन होता है क्योंकि एनएरोबिक कर रहे हैं और साथ में लैक्टिक एसिड की वजह से हमें थोड़ा टायर्ड फील होता है। इसके साथ और भी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ मैं अपने एनएरोबिक रेस्पिरेशन को भी फिनिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि एनएरोबिक आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट, हमारे 4 टॉपिक में से 2 टॉपिक आज के इस लेक्चर में हमने फिनिश कर लिए हैं। अगले लेक्चर में हम इसी चैप्टर के तीसरे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को ज़रूर रीड करिएगा। बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट हैं, विदाउट रीडिंग हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो सकती है, तो प्लीज़ आप रीडिंग ज़रूर करिए, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी मिल सकती है। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।